हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी का हल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 4 के का में देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन बोला गया है। तो ये बोला गया 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नेनस्ट समीकरण लिखना है। ठीक है, और साथ में दिया है आपका निकल 2+ चार्ज और इसका मोलरता दिया है 0.01 और कॉपर का है Cu2+ चार्ज और 0.1 मोलरता और कॉपर। फिर बोला गया है आपको यदि उपरोक्त सेल का EMF सेल 0.59 वोल्ट हो तो सेल के मानक EMF E0 सेल की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो देखिए नेनस्ट समीकरण क्या होता है, तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कॉपर 2+ चार्ज और निकल 2+ चार्ज। ये हो गया सूत्र हमारा। तो सबसे पहली बात, अब इसका एन क्या है, मोलों संख्या होती है। तो देखो यहाँ 2+ चार्ज, यहाँ 2+ चार्ज, एन बराबर कितना आ जाएगा 2+ चार्ज। ई सेल का मान दिया हुआ है 0.59 वोल्ट और E0 सेल का मान निकालना है। तो देखिए जीरो कॉपर की मोलों सांद्रता कितनी दी हुई है, ये वाला 0.1, और यहाँ पास निकल के मोलों सांद्रता कितनी दी हुई है 0.01। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अब जो है सीधा इसका मान रख देंगे। ठीक है, चलिए आइए मान रखते हैं। तो देखिए ई सेल का मान 0.59 बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 और एन का मान 2 है तो 2 रख दिया जाएगा, और लॉग कॉपर का मान 0.1 और निकल का मान है 0.01। तो देखिए इसका मान रख देंगे, ये सेम रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, और ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 1 जीरो कट जाएगा। लॉग 10 का मान 1 होता है बच्चों। देखो लॉग 10 का मान रख देंगे यहाँ 1, और इसको हम लोग 75 कर लेंगे। ठीक है, अगर हम 75 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.59 प्लस 0.591 और गुणे 1 का मतलब 1 ही होगा और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग भाग कर देंगे तो 0.02955 आ जाएगा, और यहाँ 0.95 पहले से है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा E0 सेल हमारा आ जाएगा 0.61955, और इसमें हम एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 0.62 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से पहला सवाल कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो में मज़ा आ रहा, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों अगला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बोला गया है आपसे गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर टिप्पणी लिखना है, और साथ में बोला गया है कि प्राथमिक एमीन संश्लेषण के लिए गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण क्यों आवश्यक है या इसको क्यों महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, तो पूरा मैंने एक में ही लिख दिया है। चलिए देखो, तो इस अक्रिया में थैलीमाइड, ठीक है, इस अक्रिया में बच्चों क्या होता है थैलीमाइड एथेनॉलिक KOH मतलब पोटेशियम अल्कोहलिक विलयन से अपक्रिया द्वारा थैलीमाइड पोटेशियम लवण बनता है। ठीक है, थैलीमाइड पोटेशियम लवण बनता है जो कि बच्चों एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर क्षारीय जल अपघटन करने पर संगत प्राथमिक एल्कीन बनता है। ठीक है, अब देखो जो इसका क्वेश्चन बोला है कि प्राथमिक एमीन को क्यों दी जाती है,
तो जब इसको गर्म करते हैं क्षारी के साथ तो क्या होता है, इसका संगत एल्किन क्या बनता है, हमारा प्राथमिक एमीन बन जाता है। इसीलिए इसको गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, आइए अब रिएक्शन समझते हैं। अब रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, देखिए सबसे पहले आप एक बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन को जो है आप CO से ज्वाइंट कर देंगे और एक बार CO नीचे ज्वाइंट कर देंगे और फिर ये एमीन होता है, एमीन से दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, थैलीमाइड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ KOH मतलब पोटेशियम एल्कोहलिक से क्रिया कराएंगे तो साथ में यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, और अब देखिए फिर ये क्या बनता है, एक बेंजीन होगा और यहाँ पास CO ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ भी CO ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, O बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, K यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, थैलेमाइड पोटेशियम लवण कहा जाता है। इतने क्या बोलते हैं, थैलेमाइड पोटेशियम लवण कहा जाता है। अब इसकी क्रिया जो है C2H5 मतलब कि एल्किल आयोडाइड से और पोटेशियम आयोडाइड से करवाएंगे। ठीक है, एल्किल आयोडाइड से कराएंगे तो यहाँ से K और I निकल जाएगा तो क्या होगा, ये पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा, बेंजीन और ये CO होगा और C2H5 जुड़ जाएगा तो इसे बोलते हैं बच्चों माध्यमिक यौगिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, माध्यमिक यौगिक कहा जाता है। और उसके बाद क्या होगा, इसको आगे की रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, आगे करवाएंगे तो देखिए जल के साथ करवाएंगे और साथ में H+ आयन, यानी इसको हम पूरा लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, H3O+ चार्ज मतलब हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और साथ में यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, KI निकल जाएगा। ठीक है, KI निकल जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ये बेंजीन होगा और COOH और COOH और साथ में यहाँ से C2H5NH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये O मतलब आर्थो होगा, P मतलब पैरा होगा और ये COOH का कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो आर्थो पैरा कार्बोक्सिलिक और ये वाला हमारा बेंजीन, तो आर्थो पैरा कार्बोक्सिलिक बेंजीन बन जाएगा और इसका नाम होता है एथिलीन एमीन होगा या प्राथमिक एमीन कहा जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखेंगे, कौन सा टॉपिक मेरा है। तो देखिए बच्चों चौथा का घ क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको गाइड विद्या में नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने अपने अनुभवों से लिखा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पूछा गया है कार्बोहाइड्रेटों के D तथा L विन्यासों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर कहता है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की संरचना सूत्र बनाना है। चलिए तो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे कार्बोहाइड्रेट के D तथा L विन्यास। तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चों कि डी का अर्थ क्या होता है। डी का अर्थ होता है डेक्सट्रोज या द्राक्ष शर्करा होता है। ठीक है, जैसे गन्ने की शर्करा को जल अपघटन कराते हैं तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है और इसका स्वाद कैसा होता है, तो मीठा होगा। अब प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज जब प्राप्त करते हैं तो इसे दक्षिण ध्रुवण कहते हैं या होता है और इसी कारण इसे डेक्सट्रोज या डी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका रिएक्शन तो लिख ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में आया है। तो C12H22 हो गया गन्ने की शर्करा और H2O जल होगा। इसको तन HCl और जल अपघटन करने पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझेंगे। तो देखिए एल का अर्थ भी लिख दिया गया। एल मतलब लेवुलोस होता है या फल शर्करा होता है, जैसे सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा इसका निर्माण होता है बच्चों। और वास्तव में यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ठीक है, वास्तव में यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है और इसे ही फ्रक्टोज
वाम ध्रुवण घूर्णक या एल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, एल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या होगा, आप देखेंगे आप क्या होगा इसमें, इसका सूत्र होगा C12H22 हो गया, 11 सुक्रोस होगा, और यहाँ जल से क्रिया करवाएंगे वही HCl तनु होगा, तो फिर से बन जाएगा हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक है, देखिए क्या है। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, मतलब डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए एक एक समझते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सी कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हमने सी 6 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले वाले पे हम लोग एल्डिहाइड समूह बना देंगे। क्या बना देंगे, एल्डिहाइड समूह बना देंगे, एल्डिहाइड समूह बना देंगे। और लास्ट वाले में क्या करेंगे, CH2OH जोड़ देंगे। ठीक, 6 नंबर क्या करेंगे, CH2OH जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, एकदम कॉमन सा बन गया। पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड, और लास्ट वाले में CH2OH जोड़ देंगे। और क्या करेंगे बच्चों, अब दूसरे पर OH करेंगे और तीसरे पर, ठीक है, दाईं ओर, कहाँ, दाईं ओर देख लीजिए ध्यान से, दूसरे दाईं ओर OH करेंगे, तीसरे दाईं ओर H करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ H करेंगे तो इधर OH जोड़ेंगे, और यहाँ OH करेंगे तो यहाँ H जोड़ देंगे। और फिर देखिए चौथे पाँचवें पर सेम रहेगा, OH रहेगा, तो इधर भी H रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक ग्लूकोज बन जाएगा। चलिए अब देखिए डी फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज में क्या होता है बच्चों, पहला वाला और लास्ट वाला बिल्कुल क्या होता है, सेम रहेंगे। ठीक है, पहला वाला और लास्ट वाला क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, और फिर दूसरे वाले क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, क्योंकि अष्टक पूरा नहीं होगा, अष्टक पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड से कार्बन जोड़ देंगे। फिर उसके बाद तीसरे से क्या करेंगे, दाईं ओर देखना है हमको, पहले दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर देखेंगे, तीसरे पर S जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। फिर चौथे पर क्या करेंगे, OH जोड़ेंगे, तो इधर H जोड़ेंगे। पांचवें पर भी क्या होगा, OH जोड़ेंगे तो फिर H, मतलब चौथा पांचवा सेम होगा, है ना, चौथा पांचवा क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।